आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में इस वक्त बैरियर्स ब्रेक करती हुई खबर नहीं, बल्कि रात भर इस्लामाबाद में पीटीएम ने पुलिस के साथ जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं वो खबर आपके सामने रख रही हूँ। ये रात भर होता क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है इस्लामाबाद में रात भर। सुनने में ही आ रहा है, वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर कि पीटीएम और यानी कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उनके वर्कर्स, उनके लोग, उनके मेंबर्स, उनके सपोर्टर्स और पुलिस और रेंजर्स के बीच इतनी शदीद जंग हुई है कि इस्लामाबाद रात भर मैदान जंग बना रहा है। सोशल मीडिया से भरा हुआ है और वीडियोस वायरल हो रही हैं। अच्छा, इन वीडियोस में एक ख़ास बात यह है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी भी इसमें प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, सिर्फ प्रोटेस्ट करती हुई नज़र नहीं आई, बल्कि उन्होंने स्पीच की है और वो स्पीच काफ़ी से ज़्यादा फ़ौज मुखालिफ स्पीच थी, जिसमें वो नारे लगाए गए। जैसे कि आप जानते हैं कि पीटीएम के नारों में एक नारा ये भी है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो ईमान मज़ारी ने ये वाला नारा लगवाया, ये वाले नारे लगाए और अपनी स्पीच में उन्होंने जो बात की, जो असल दहशतगर्द है वो सीएचक्यू में बैठे हुए हैं। मैं आज 3 मुतालबात में रखती हूँ। सबसे पहले कि ये डॉलरी जंगें बंद की जाए। दूसरा कि तमाम लापता अफराद को सिर्फ और बाहिफाजत कामयाब किया जाए। और तीसरा कि तमाम जर्नैल जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने आपके साथ गद्दारी की है, उनके कोर्ट मार्शल किए जाए। मैं अपनी बात का इख्तिताम एक नारे से करूंगी और मैं चाहती हूँ कि उस नारे का जवाब सीएचक्यू तक सुना जाए। ये जो दहशतगर्दी है, चीफ आर्मी स्टाफ सुन ले, डीजीआईएसआई सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप ईमान मज़ारी, जिसने अपनी मां शीरी मज़ारी को 9 मई वाक़यात के बाद पार्टी छुड़वा दी, अदालत में विक्ट्री का निशान तक ना बनाने दिया। 9 मई के वाक़यात पर शीरी मज़ारी ने बात करनी चाहिए तो रोक दिया। आज इतनी खुलकर कैसे बोल रही है, समझ रहे हो ना। लेकिन फिर आगे चल के ऐसे लोगों ने ये भी लिखा है कि मंजूर पश्तीन ने जो वहाँ पर तकरीरें की हैं वो तकरीरें कि ये तकरीर सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद आप ये नहीं कहेंगे कि ये वैसे ही हुआ है या किसी के कहने पर हुआ। अच्छा चलें, ये तो जो भी होता रहा, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसमें जो काकड़ साहब है ना, नए वज़ीर आज़म, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, क्योंकि उनके आते ही ये देख लें रात भर क्या हुआ इस्लामाबाद की सड़कों पर। और इकॉनमी के हालात तो वैसे ही ठीक नहीं है, और जो इसके अलावा जो हालात चल रहे हैं वो तो आपको पता ही हैं, और अब ये भी शुरू हो गया है। तो वो ज़रा देख लें कि उन्होंने क्या करना है और कैसे संभालना है इस सब को। अच्छा जनाब, जहाँ ये खबर आई उसी के साथ एक और ख़बर भी आई सोशल मीडिया पर। इससे एक दिन पहले एक लिस्ट भी वायरल हुई है, एक लिस्ट बाहर निकल आई है, और वो लिस्ट है इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट एंकर्स की। ये कहकर उस लिस्ट को पोस्ट किया जा रहा है। और ये सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जिसने पोस्ट की वो शहबाज गिल हैं। उन्होंने ये कहा, इसके ऊपर उन्होंने ये लिखा कि ये वो एंकर्स हैं कि जिनके ये नाम बाहर आए हैं। अब ये लिस्ट जिसमें 18-20 के करीब सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन्स के नाम लिखे हुए हैं। इस लिस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये लिस्ट बोल टीवी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करवाई गई, और इसमें तकरीबन 18-20 के करीब जर्नलिस्टों, सीनियर जर्नलिस्टों और एंकर्स के नाम हैं, कुछ ब्रिगेडियर्स के नाम भी हैं। और इसमें लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, these analysts are required to be contacted once interim cabinet is announced। यानी कि केयर टेकर सेटअप जो आया है इस पर बात करने के लिए इन जर्नलिस्टों से ही रब्ता किया जाए। यही बात करेंगे इस मौजू पर, इस टॉपिक पर, केयर टेकर सेटअप पे, नई हुकूमत पे वगैरह वगैरह। तो उसमें जो नाम दिए गए हैं उसमें हैं अदील वड़ाइच, नसरुल्ला मलिक, शौकत पराचा, शाहिद रिन, अजमल जामी, ब्रिगेडियर वकार, ब्रिगेडियर राशिद वली, सैयद मोहम्मद अली, ब्रिगेडियर बाबर, ब्रिगेडियर मसूद, आसमा शिराजी,
तलत हुसैन, मुनीब फ़ारूक, जावेद चौधरी, सलीम साफ़ी, गरीदा फ़ारूकी, मुर्तज़ा सुलंगी, मंसूर अली ख़ान, नीचे लिखा हुआ है रिगार्ड्स। ये तमाम नाम इसमें शामिल हैं और उसके बारे में कहा गया है कि ये जो है ना, ये कहीं से चलती चलती उड़ती फुड़ती ये पिंडी की तरफ से आई है ये वाली लिस्ट। ठीक है, आप समझ रहे हैं, यानी कि आप समझ लें कि पिंडी के राजा बाज़ार से आई है। वैसे मुझे पता नहीं कि पिंडी का राजा बाज़ार कैसा है, मेरा ख्याल है कि मैं कभी उस तरफ से, शायद मुझे पता ना हो, मैं गुजरी हूँ, लेकिन वैसे मैं वहाँ पर कभी गई नहीं। लेकिन कोई पिंडी से चलती हुई ये वाली लिस्ट आई है और तमाम टेलीविजन चैनल्स को ये लिस्ट भेजी गई है कि जनाब तुसी गल करनी है तो इन्ना दे नाल करनी है, ए साडे बड़े खास बंदे नहीं। लेकिन बात यह है कि इसमें से कुछ नाम जो हैं उन पे हमें शक तो था, लेकिन कुछ नामों के बारे में हमें यकीन था। अच्छा, कुछ ऐसे और बहुत सारे नाम हैं कि जिनके बारे में हमें यकीन है वो इसमें शामिल नहीं है, तो उन्हों के बारे की कहते हो तुम। चलें खैर, इस तरह की लिस्टें तो और पता नहीं प्लाटो शलाटों की किस किस चीज़ की लिस्टें निकल चुकी हैं। हम किस किस पे बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और आगे हम बढ़ेंगे तो फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा जो हैं उन्होंने मुबश्शिर लुकमान को इंटरव्यू के दौरान ये बताया है कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा कि आप जो कुछ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उनसे, यानी इसका मतलब ये था कि अगर कोई नशा वशा, कोई इस तरह के कोई शौकीन हैं, आप शौक़ रखते हैं, तो ये आप वज़ीर आज़म बनने के बाद ना करें। यानी जब वो वज़ीर आज़म बने तो उनको रोका गया कि भाई हुन मुल्क दे हालात अगे लैके जाने ने, एनू तरक्की देनी है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो है ना, ये अफोर्डेबल नहीं है, पैसों के हवाले से तो अफोर्डेबल है, लेकिन ये कि भाई ये इसको छोड़ दें आप। तो उन्होंने कहा कोई गल ही नहीं, ऐसी कौन सी बात है, मैं बस ठीक है। ये देखें, ये मैं आपको मुबैना तौर पर ये बता रही हूँ, मुबैना का यानी मैं आपको लफ्ज़ पर लफ्ज़ वो बता रही हूँ कि जो फिरदौस आशिक ऐवान जो कि इन्फो मिनिस्टर थी इमरान खान के दौर में, उनकी हुकूमत में, उनकी कैबिनेट में मौजूद थी, बड़ी करीबी उनकी एक मेंबर, तो उन्होंने ये बातें अब की हैं। उन्होंने कहा जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को ये कहा कि ये अब आप ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कि मैं छोड़ देता हूँ। अब उन्होंने इसको प्रैक्टिस भी किया, यानी ये कि पहले 3 महीने, फर्स्ट 3 मंथ्स जो है, उन्होंने ऐसी कोई चीज़ खाई या पी नहीं। अब पता नहीं खाते हैं या पीते हैं, जो भी है, यानी जो बात की जाती है ना, सबको पता है और आपको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है। अब हम इसके ऊपर क्या कहें, यानी नशावर कुछ ऐसी चीज़ें तो उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, आपको पता है क्या क्या बात की जाती है, कोकेन और पता नहीं क्या नाम लिए जाते हैं ना इस तरह की चीज़ों के। तो 3 मंथ्स जो है ऐसा कुछ नहीं किया गया। लेकिन जो 3 महीने के बाद है वो सिलसिला फिर शुरू हो गया, जिसका इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये है सूरत हाल, आपने ये वादा किया था कि आप ये काम नहीं करेंगे और ये मुल्क का मामला है और वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो आपने ये दोबारा से जो है वो स्टार्ट कर दी है, तो ये नहीं एक्सेप्टेबल। तो उन्होंने कहा, इसके ऊपर उनको जवाब जो इमरान खान ने दिया वो ये था कि इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी जासूसी करवा रहे हैं, यानी आपने कैमरे लगाए हुए हैं, तुसी कैमरे लाए हुए ने मेरे घर के अंदर, तो ये आप क्या क्या देख रहे हैं। ये कोई बात है कि वज़ीर आज़म के घर के अंदर आपने कैमरे लगवाए हुए? बात तो सही है, लेकिन बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, इसमें आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खान साहब को ये पता नहीं था। खान साहब मतलब इतने भोले भाले कि आपको नहीं पता कि ये तो एक आम सी बात है, कैमरे लगे होने, वीडियो ते वीडियो निकल रही जे, ऑडियो ते ऑडियो सामने आ रही है, आप कह रहे हैं कैमरों की। और फिर ये कि उनके अपने दौर में जो हैं वो जो लोग जेलों में वेलों में थे, वो जो कुछ प्रैक्टिसेस होती रही हैं, यानी उनको तो बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि कैमरे लगे होंगे। किसी वज़ीर आज़म को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो वज़ीर आज़म हाउस में रहने के लिए जा रहा है और वहाँ पर उसकी जासूसी नहीं होगी। अच्छा, फिर उनको जवाब दिया गया आपकी सिक्योरिटी के लिए, यानी ये क्या, अब आपको सिक्योरिटी भी तो चाहिए, तो क्या करें हम। अब देखिए, बेडरूम के अंदर या ये कि सोने के कमरे के अंदर या आपके पर्सनल ऐसे प्रेमिसेस में जहाँ पर जो है आप अपने ख़ानदान के साथ हैं, उसमें आप को क्या सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, लेकिन ठीक है, हो भी सकता है। अच्छा, अब हुआ ये कि फिर उन्होंने कहा कि बस ठीक है, बढ़ जाओ, यानी नहीं ठीक है, मैंने जो करना है वो कर दिया, मैंने कोई ऐसी बात नहीं है, आपने क्यों ये करवाया और ये कोई काबिल बर्दाश्त बात नहीं है, बहुत हो गई। तो वो जो है वो फिर उन्होंने दोबारा से ये बातें अब सामने आ रही हैं, तो इसके ऊपर भी नाराज़ थी इस्टेब्लिशमेंट। सर, क्या सिर्फ इसी की ऊपर नाराज़गी की बिना पर जो है वो सब कुछ हुआ है? तो वो जो मीर जाफ़र और मीर सादिक और गीदड़ वीदड़ के अलक़ाबात हैं, तो वो भी इसी नाराज़गी की बिना पर जो है वो दिए जाने शुरू हो गए थे, इसी वजह से वो सब कुछ शुरू हुआ। ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह ये है कि अगर ये बात सच है, और फिरदौस आशिक ऐवान, पहले तो फिरदौस आशिक ऐवान से मेरा सवाल ये है कि ये कहाँ सोई हुई थी और कहाँ ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी।
कि उनको ये बात याद आई है कि जब वो अगले सेटअप में आकर शामिल हो गई हैं। अब उन्होंने, मुझे लगता है केयर टेकर सेटअप में उनको कोई जगह नहीं मिली है सर, उनको कोई लिफ्ट नहीं करवाई गई। मुर्तज़ा सुलंगी जो है वो बन गए हैं इन्फो मिनिस्टर, तो फिरदौस आशिकवान तो मुँह उठा के बैठी, उन्होंने कहा किन्नू बनाता है, मैनू नहीं बनाया इन्होंने। तो खैर अभी उन्होंने आगे इलेक्शन भी लड़ना है, बात ये। तो अब वो कह रही हैं, अब याद आया है उनको, वो जैसे उनको याद आया था ना कि उनकी बहन की जब शादी हुई थी तो बहन की शादी में उन जो भैंसें थी उनको सोने के कड़े पहनाए गए थे। बड़े फ़ख्र से उन्होंने बताया, हमारी रिवायती सोने के कड़े भैंसों को पहना पहना के भेजें। ठीक है, वो ख़ुद भी वो पहनती हैं, ठीक है, वो और बात है, नहीं वो कहती नहीं पहनती, भैंस पहनती है। तो ये है सिलसिला। अब देखिए ये बात जो है उनको उस वक्त कहना चाहिए थी, मेरा जो कहने का मकसद है, दूर निकल गए हम। लेकिन बात ये है कि आपको ये पता था कि वो ये करें, आप क्यों थी उनकी उसमें? अरे आप ऐसे वज़ीर आज़म की कैबिनेट में थी जो ये हरकतें करता था, जिसके ये काम थे। आप आराम से रहीं वहाँ पर, इन्फो मिनिस्टर आप थी तो आप अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहीं, और अचानक आपको इतने अरसे के बाद ये याद आया, ओए होए ऐ की कर दे पैसा इन्होंने तो इस्टेब्लिशमेंट की बात ही नहीं मानी, ये क्या हो गया? उफ़, ये जो है ना डबल स्टैंडर्ड्स और मुनाफकत, ये हमारी सियासत में बहुत ज़्यादा है। उस वक्त आप मज़े लूटें अपने डेजिग्नेशंस के, और उसके बाद आपको दोबारा से जब आपने कोई डेजिग्नेशन हासिल करने की कोई तगोदो में हो तो फिर आप ये वाली बातें शुरू कर दें। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एनीवेज़ ये बात है। अब आखिर में मैं आपको ये बताई दूँ कि हमने उस दिन प्रोग्राम किया था आपके लिए जिस दिन चर्चेस पर हमले हुए थे। तो वो चर्चेस पर मैंने कहा था 4 गिरजाघरों पर चर्चेस पर हमला हुआ है। वो अब जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि वो 4 गिरजाघर नहीं थे, 16 चर्चेस पर, 16 चर्चेस पर हमले हुए हैं एक ही दिन एक ही वक्त के अंदर। अंदाज़ा करें कि कितनी एक्टिव आपकी ये आवाम है इस सिलसिले में। जोहला जो हैं उनके दिमाग कितने एक्टिव हैं और वो खुद भी कितने एक्टिव हैं कि उन्होंने चंद घंटों के अंदर 16 गिरजाघरों को निशाना बनाया। अच्छा, इसमें कुछ और बातें ये भी आ रही हैं कि एक तो ये कि वो जो उन्होंने पहली रात है उसके बाद वो अपने घरों से चले गए, तो उन्होंने खेतों में ज़मीन पर बैठकर जो है झाड़ियों में और इस तरीके से वहाँ पर उन लोगों ने जो मसीही बहन भाई यानी कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थे उन्होंने वहाँ पर बैठकर अपनी रात गुजारी। लेकिन इसी के साथ फिर एक और ख़बर ये भी आई कि जहाँ मुसलमानों ने ही बदबख्तों ने ये काम किया, वहीं पर ऐसे वहाँ पर लोग भी थे मुसलमान के जिन्होंने उनको अपने घरों में जो है वो पनाह दी। बहरहाल ये सारी ख़बरें जो है इस वक्त चल रही हैं, लेकिन कोई ये अच्छी जो मर्ज़ी आप इसको जितना मर्ज़ी पॉजिटिव बना लें, ये पॉजिटिव न्यूज़ तो है नहीं। इस सिलसिले में मैंने देखा ताहिर अशरफी जो हैं वो उनके गए वहाँ पर चर्चेस में, वहाँ पर बैठकर उनसे माफ़िया मांगी, सारा कुछ किया। और वज़ीर आज़म जो काकड़ साहब हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सख्त लिया, उन्होंने कहा इंतहाई शर्म की बात है वगैरह वगैरह, और ये काबिल कबूल नहीं है। तो काबिल कबूल तो कहाँ होती है ऐसी चीज़ें, लेकिन होती रहती हैं। और फिर आर्मी चीफ़ की तरफ से इसके ऊपर बहुत ही सख्त किस्म का स्टैंड लिया गया कि ये जो है ये किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन बात यह है कि क्या वो जो 100 से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनके साथ क्या किया जाएगा बता दें। देखते रहे हैं और अब भी देखेंगे क्या होता है उनके साथ। लेट्स सी, हम फॉलो करेंगे इस केस को। इजाज़त दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।